हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम के लिए स्पेशल जीके क्विज का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, हमने पहले भी आपको जीके क्विज करवाई है, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पे आप देख सकते हैं। जीके क्विज हमने पहले भी बहुत सारी करवाई हैं। ठीक है, और फिर से टारगेटेड करते हुए जीके जीएस की क्विज, यानी इस क्विज में आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और जनरल साइंस दोनों के ही क्वेश्चन मिक्स रूप से मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये जीके क्विज। तो दोस्तों, आज की इस जीके क्विज में हम टॉप 38 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ध्यान से जुड़े रहिए और हर आंसर को गैस करने की कोशिश कीजिए कि आपको आता है कि नहीं आता है, और सही आंसर बताने की कोशिश करें। पहला ही सवाल है, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है, वो कौन सी किरण होती है? सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है, वो कौन सी होती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पराबैंगनी विकिरण। जी हाँ दोस्तों, त्वचा का धूप ताम्रता, कहते हैं ना त्वचा जल गई है या जो भी त्वचा पर अफेक्ट होता है, अफेक्ट डालने वाली जो किरण है वो कौन सी है? पराबैंगनी विकिरण है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले किस वर्ष सरकार के द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? यानी भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन नीति कब से लागू हुई? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वर्ष 1952। जी हाँ दोस्तों, वन नीति जो है वर्ष 1952 में लागू की गई। अगला सवाल है, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रम से कौन कौन से हैं? ऊष्मा के सर्वोत्तम और निकृष्टतम चालक क्रम से कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, चांदी एवं शीशा, ताम्र एवं एल्यूमिनियम, चांदी एवं स्वर्ण और ताम्र एवं स्वर्ण। तो आपको बताना, एक तो सर्वोत्तम चालक और एक सबसे खराब चालक इसमें कह सकते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चांदी जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होती है, जबकि शीशा दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग निकृष्टतम चालक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम आपको बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, बेकिंग सोडे को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेकिंग सोडे का रासायनिक जो नाम होगा वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी या किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? निम्नलिखित में से किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें या ये सभी? किन किरणों की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ये है गामा किरणें दोस्तों, गामा किरणें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वगैरह विद्रोह कहां हुआ था? वगैरह विद्रोह कहां हुआ? सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वगैरह विद्रोह गुजरात के सूरत में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, दाढ़ी बनाने वाले साबुन में क्या मिला होता है? जो दाढ़ी बनाते हैं, जो फोम हम यूज करते हैं, जो साबुन हम यूज करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, उसमें क्या मिला होता है? कास्टिक पोटाश, रेजिन या ग्लिसरॉल? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। जी हाँ दोस्तों, दाढ़ी बनाने वाले साबुन में कास्टिक पोटाश भी होता है, रेजिन भी होता है और ग्लिसरॉल भी होता है, यानी तीनों ही चीजें यहां पे पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह डूब जाएगा, तैरता रहेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा या धुआं देगा? कौन सी प्रक्रिया होगी अगर सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दिया जाए? तो दोस्तों तैरता हुआ जलने लगेगा। ऑप्शन सी यहां पे सही आंसर होगा। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाएगा तो वह तैरता हुआ जलने लग जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, अधिकतम होता है। अगला सवाल है, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? मानव की आयु, जीवाश्म की आयु, मानव शरीर की बीमारी, धातुओं की शुद्धता। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो पद्धति है दोस्तों, वो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए यूज की जाती है। मतलब सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेवी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाने का काम डेवी ने ही किया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आलू में मोज़ेक रोग का कारक क्या है? जो आलू में मोज़ेक रोग है वो किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फफूंदी या शैवाल? तो दोस्तों आलू में जो मोज़ेक रोग है वो विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए यहां पे सही आंसर होगा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन में अथवा रात में, केवल दिन में? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल दिन में, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है। तो केवल दिन में यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7.4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन या फ्लोएम? तो दोस्तों फ्लोएम के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन डी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आखिर में हमें कमेंट करके बताएंगे कि 38 क्वेश्चंस में से आप कितने सही कर रहे थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्हों को, दी गई सूचनाओं को क्या डाटा कहते हैं? चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को। आप कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं दोस्तों? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, सिंबल और न्यूमेरिकल जो इंफॉर्मेशन होती है उसे ही डाटा कहा जाता है। और दोस्तों डाटा को सीपीयू के माध्यम से हम इंफॉर्मेशंस में चेंज करते हैं, सूचनाओं में परिवर्तित करते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। पर्सनल कंप्यूटरों को खालिस्तान के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटरों को खालिस्तान के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। सर्वर, सुपर कंप्यूटर, एंटरप्राइज या नेटवर्क, किसके माध्यम से हम पर्सनल कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों यहां पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेटवर्क। जी हां दोस्तों, नेटवर्क के माध्यम से एक साथ हम पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है, एक कंप्यूटर जिसमें पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है वह कौन सा है? एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो होता है मिनी कंप्यूटर, इसे हम पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं मानते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? जो कमरे में एसी लगा होता है, वातानुकूलक जिसे कहते हैं, वो क्या नियंत्रित करता है? केवल तापक्रम, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम, केवल दाब और तापक्रम, या आर्द्रता, दाब और तापक्रम तीनों को नियंत्रित करता है क्या? तो दोस्तों सही आंसर होगा यहां पे ऑप्शन बी। जो कमरे में हम एसी लगाते हैं वो केवल आर्द्रता और तापक्रम, जो तापमान है उसके बढ़ते और घटते क्रम को ही नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लेता है? 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष या 48 वर्ष? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
84 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, यूरेनस सूर्य का एक चक्कर 84 वर्षों में पूरा करता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एन राव। जी हाँ दोस्तों, बी एन राव संवैधानिक सभा के सलाहकार थे दोस्तों, ठीक है, और इन्होंने ही भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। हालांकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया? निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया। अगला सवाल है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग या अभियोग नहीं चलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि राज्यपाल केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं। जब चाहे राष्ट्रपति उनको हटा सकता है, किसी दूसरे राज्य में उनका पद है वो नियुक्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें अभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। अगला सवाल है, किस देश ने 16 अक्टूबर 2018 को विश्व के सबसे बड़े मानव रहित परिवहन ड्रोन का सफल परीक्षण किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। किस देश ने 16 अक्टूबर 2018 को विश्व के सबसे बड़े मानव रहित परिवहन ड्रोन का सफल परीक्षण किया? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चीन। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में इब्राहिम मोहम्मद सोहली किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? हाल ही में इब्राहिम मोहम्मद सोहली किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? इराक, ईरान, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, मालदीव के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थोड़े दिन पहले दोस्तों इब्राहिम मोहम्मद सोहली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि किस देश की महिला लेखिका एन्ना बर्न्स को 17 अक्टूबर 2018 को वर्ष 2018 का मैन बुकर प्राइज दिया गया? 2018 का दोस्तों मैन बुकर प्राइज एन्ना बर्न्स को दिया गया, जो कि महिला लेखिका है। वो किस देश की हैं ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आयरलैंड। एन्ना बर्न्स जिन्हें वर्ष 2018 के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया, वो आयरलैंड की रहने वाली हैं। अगला सवाल दोस्तों, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम 21 अक्टूबर 2018 को कहां इंस्टॉल किया गया? देश का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम 21 अक्टूबर 2018 को कहां पर इंस्टॉल किया गया, कहां पर शुरू किया गया? पुणे, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बेंगलोर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। अगला सवाल दोस्तों, किस वरिष्ठ अधिवक्ता को 10 अक्टूबर 2018 को भारत का 23वां सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया? किस वरिष्ठ अधिवक्ता को 10 अक्टूबर 2018 को 23वां सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, तुषार शर्मा। दोस्तों जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस में करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे और अभी रेलवे एनटीपीसी में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो पीछे के ही ज्यादा आ रहे हैं, तो उसी पैटर्न पे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, आप वर्तमान जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनसे भी अपडेट रहेंगे कि वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है जिस प्रकार से पैटर्न बना हुआ है आजकल के एग्जामों में, अभी उनके अनुसार हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है, यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है, अभी जो दूरी है उसको दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो वर्तमान में है
अगर वह दूरी दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता अब जितना है उसका दुगना या 4 गुना, चौथा भाग या आधा हो जाता। तो दोस्तों अगर यहां पे दूरी दुगनी हो जाती तो गुरुत्वाकर्षण अपने आप का 1/4 हो जाता, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है चूने का पत्थर, पिंच ब्लेड, मोनाजाइट रेत या हेमेटाइट। तो लोहा किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से, ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो दोस्तों आनुवांशिक विज्ञान का जनक हम ग्रेगर जॉन मेंडल को मानते हैं, ऑप्शन ए यहां पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन एक विषय है, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, संघ सूची में, किसी भी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो जो आर्थिक नियोजन है वो किस में है दोस्तों? समवर्ती सूची में, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप जनरली कितना होता है? जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का जो ताप है वो लगभग कितना होता है दोस्तों? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का जो ताप है जनरली सामान्यतः 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र जिसे हम इनकोइस कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र कहां स्थित है ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को दिए जाने वाले 10% आरक्षण के आदेश के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा? जो सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है दोस्तों, उसको संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके ही उसे ऐड किया जाएगा? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 और 16। अगला सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ 2019 में उपयोग हेतु किस बैंक के ई-रुपया कार्ड का शुभारंभ किया गया? हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ 2019 में उपयोग हेतु किस बैंक के ई-रुपया कार्ड का शुभारंभ किया? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक। ई-रुपया कार्ड का शुभारंभ दोस्तों 2019 के कुंभ मेले के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जो कि पंजाब नेशनल बैंक का एक स्कीम है, सिस्टम है। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य की है? झारखंड की। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मुख्यालय भी कहते हैं, मुद्रा निदेशालय भी कहते हैं, कि पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर पद संभाल लिया है? IMF अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर पद संभालने का गौरव दोस्तों गीता गोपीनाथ ने हाल ही में प्राप्त किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पे सही आंसर होगा। गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा जीके क्विज।
आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोस के लिए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।